बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, भारत गाथा के आज के भाग में मैं लेकर आई हूँ वीरता की प्रतिमूर्ति, देशभक्ति का साकार स्वरूप, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की निर्विवाद नायिका, माँ भारती की लाडली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की गाथा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यह सुनते ही हमारे सामने योद्धाओं के समान कपड़े पहने हुए, घोड़े पर सवार, अपनी पीठ पर अपने छोटे बच्चे को बांधे हुए, हाथों में तलवार और शत्रुओं का संहार करती हुई एक स्वतंत्रता की देवी की तस्वीर उभर कर आती है। यह भारतीय नारी की तस्वीर उस भारतीय नारी से एकदम उलट है जो 16 श्रृंगार करते हुए लाजवंती की तरह दर्शाई जाती है। लक्ष्मीबाई ऐसे समय में शस्त्र उठाकर विदेशी शासन से प्रतिकार कर रही थी जब भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें समस्त अधिकारों से वंचित रखा गया था। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार अंग्रेजों के विरुद्ध तो उठी ही थी, वह उस मध्यकालीन सामंतवादी मानसिकता के ऊपर भी करारा प्रहार कर रही थी जो भारत की बेटियों को कमज़ोर समझते थे। लक्ष्मीबाई पर आखिरी हमला करने वाले ब्रिटिश सेना नायक सर ह्यू रोज ने कहा था कि सभी विद्रोहियों में रानी लक्ष्मीबाई सबसे ज़्यादा बहादुर और नेतृत्व कुशल थी। सभी विद्रोहियों के बीच वे इकलौती मर्द थीं। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की चिंगारी जब पूरे देश में शोला बन रही थी, तब मात्र 23 वर्ष की लक्ष्मीबाई ने अपने पति की मृत्यु के शोक करने की बजाय वीरतापूर्वक परिस्थितियों का सामना करना स्वीकार किया और अपनी मातृभूमि को विदेशियों के हाथों में सौंपने से इनकार कर दिया। मेरा झांसी दूंगी नहीं बोलने वाली आत्मविश्वासी और स्वाभिमानी रानी ने अपने अंतिम सांस तक विदेशी शासन के विरुद्ध युद्ध किया, सिर कटा लिया, लेकिन उसे झुकने नहीं दिया। श्री मोरोपंत तांबे और श्रीमती भागीरथी बाई के घर 19 नवंबर 1835 को मणिकर्णिका का जन्म हुआ, जिसे घर में प्यार से मनु बुलाया जाता था। मराठी मोरोपंत तांबे बिठूर में पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई की मृत्यु तभी हो गई जब मनु बहुत छोटी थी। पिता अपने साथ मनु को पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाने लगे, जहां चंचल और सुंदर मनु को सब लोग प्यार से छबीली कहकर बुलाते थे। मोरोपंत की आज़ाद परवरिश में नाना साहब और तात्या टोपे जैसे साथियों के साथ मनु ने बचपन में ही शास्त्रों और शस्त्रों में महारत हासिल कर ली। 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासक गंगाधर राव नेवलकर के साथ हुआ और उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र दामोदर राव को जन्म दिया, लेकिन 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। 1853 में राजा गंगाधर राव ने एक पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम भी दामोदर राव ही रखा गया। 1 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव के संरक्षक के तौर पर शासिका बनी। यह वही समय था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत आक्रामक तरीके से भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के अंतर्गत उन्होंने उन सभी राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिलाने का निर्णय लिया जिनके दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए उत्तराधिकारी थे। चूंकि झांसी के उत्तराधिकारी दामोदर राव भी दत्तक पुत्र थे, इसलिए झांसी को ब्रिटिश शासन में मिलाने का निर्णय लिया गया। झांसी की रानी ने अपने वकील लैंग की सहायता से इसे कानूनी चुनौती दी, लेकिन विफल रहीं और उन्हें झांसी का किला छोड़कर रानी महल में जाना पड़ा। स्वाभिमानी रानी लक्ष्मीबाई अपनी मातृभूमि पर विदेशी विस्तार से व्यथित थीं और उन्होंने उसका प्रतिकार करने का निश्चय किया। यह वही समय था जब पूरे भारत में इस नीति के विरुद्ध विद्रोह के स्वर बुलंद हुए और भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के लिए तैयारियां शुरू कर दी। झांसी की सेना के साथ साथ आम महिलाओं और पुरुषों को भी युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। वे जनता के बीच गईं और उन्हें मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए तैयार किया। पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांति का निर्णय लिया और 31 मई 1857 की तिथि चुनी गई।
जिस दिन क्रांति की शुरुआत होनी थी, लेकिन सुअर और गाय की चर्बी लगे कारतूसों के मुद्दे पर क्रांति निर्धारित समय से पहले ही 10 मई को बैरकपुर छावनी में शुरू हो गई, जब मंगल पांडे ने गोली चलाकर इसकी शुरुआत कर दी। 7 जून को क्रांतिकारी झांसी पहुंचे और अंग्रेजों ने झांसी को छोड़ दिया। झांसी पर रानी का कब्जा हो गया। इसी बीच सदाशिवराव ने रानी के नेतृत्व को चुनौती दी, लेकिन उसे बंदी बना लिया गया। 23 मार्च 1858 को ब्रिटिश फौजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया और 30 मार्च को वह किले में घुसने में सफल रहे, लेकिन तभी तात्या टोपे वहां पहुंच गए और 3 अप्रैल तक अंग्रेजों को उलझा कर रखा। रानी लक्ष्मीबाई बहादुरी से युद्ध करती रहीं, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की अपार शक्ति के आगे और अपने कुछ लोगों के धोखे की वजह से अंततः झांसी के किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लेकिन वीरांगना झलकारी बाई ने अपना बलिदान देकर रानी लक्ष्मीबाई को वहां से सुरक्षित निकाल दिया। वहां से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची और नाना साहब, राव साहेब और तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोही सेना ग्वालियर पहुंची, जहां जयाजीराव सिंधिया की फौजों ने बगावत कर दी और सिंधिया को किला छोड़कर भागना पड़ा और यहां रानी स्थापित हो गई। अंग्रेज फौज भी 16 जून 1858 को ग्वालियर पहुंच गई और 17 जून को रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंतिम जंग के लिए तैयार हो गईं। लक्ष्मीबाई ने कैप्टन लॉजिक विक्स के नेतृत्व में लड़ रही ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए और एक समय ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश सेना पराजित हो जाएगी, लेकिन तभी जनरल ह्यू रोज के नेतृत्व में एक अतिरिक्त टुकड़ी ने हमला किया और लक्ष्मीबाई की सेना की संख्या धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। रानी की सेना की तुलना में ब्रिटिश सेना की संख्या दुगनी थी। खुद रॉडिक्स ने लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई अपने दांतों से घोड़े की रस्सी पकड़ी हुई थी और दोनों हाथों में तलवार पकड़कर युद्ध कर रही थी। एंटोनिया फ्रेजर ने अपनी पुस्तक द वॉरियर क्वीन में लिखा है कि एक अंग्रेज रानी के घोड़े की बगल में पहुंच चुका था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई। रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाहिने हाथ में पकड़ी अपनी तलवार ऊपर की, लेकिन उस अंग्रेज की तलवार से उनके सिर पर इतनी तेज वार हुआ कि उनका माथा फट गया। रानी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर अंग्रेज सैनिक पर जवाबी वार किया और उसका कंधा काट दिया, लेकिन रानी घोड़े से नीचे गिर गई। तभी रानी के एक सैनिक ने कूदकर उन्हें अपने हाथों में उठा लिया और पास के एक मंदिर में ले आया। रॉड्रिक ने चिल्लाकर कहा, वह लोग मंदिर के अंदर गए, उन पर हमला करो, रानी अभी जिंदा है। उधर मंदिर के भीतर रानी अपनी अंतिम सांसें ले रही थीं। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि दामोदर को मैं तुम्हारी देखरेख में छोड़ती हूँ, उसे सुरक्षित ले जाओ, और उसके बाद वह बेहोश होने लगी। रानी ने अपने गले का हार उतार कर देने की कोशिश की, जिसे पुजारी ने उनके गले से उतारकर अंगरक्षक के हाथों में रख दिया और कहा कि इसे रखो, दामोदर के लिए काम आएगा। बेहोश होती रानी ने फिर से आंखें खोली और अपने अंतिम शब्द कहे, अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। और फिर धीरे धीरे भारत की यह लाडली बेटी अपनी माँ की गोद में हमेशा के लिए सो गई। वहाँ मौजूद रानी के अंगरक्षकों ने आनन फानन में कुछ लकड़ियाँ जमा की और रानी के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार कर दिया। धीरे धीरे ब्रिटिश फौज ने मंदिर पर कब्जा कर लिया। रानी के सारे अंगरक्षक सैनिक मारे गए। जब अंग्रेज मंदिर में घुसे तब वहां रानी के सैनिकों और पुजारियों के दर्जनों भर रक्त रंजित शव पड़े थे, लेकिन उन्हें तलाश थी तो रानी लक्ष्मीबाई के शव की। तभी उनकी निगाह एक चिता पर पड़ी जिसकी लपटें धीमी पड़ चुकी थी। रानी की हड्डियां लगभग राख बन चुकी थीं। रानी का शरीर मां भारती की मिट्टी में मिल चुका था। रानी के बेटे दामोदर राव को सैनिकों ने लड़ाई के मैदान से सुरक्षित हटा लिया था। हीरा मुखौटी ने अपनी किताब हीरोइस में लिखा है कि दामोदर ने 2 साल बाद अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में 58 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। जब वे मरे तो वे पूरी तरह कंगाल थे। उनके वंशज अभी भी इंदौर में रहते हैं और अपने आप को झांसी वाले कहते हैं। रानी की शहादत के साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों का साहस टूट गया। ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने कुचल दिया, लेकिन वह नहीं कुचल पाए तो राष्ट्रवाद की उस चिंगारी को जो अब हर भारतीय के मन में धधक रही थी, रानी लक्ष्मीबाई और उनके जैसों हजारों वीर और वीरांगनाओं की शहादत की कथाएं भारतीयों के मन में रच बस गईं और अंततः उस ब्रिटिश साम्राज्य को, जिसके साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, एक दिन भारत छोड़ना पड़ा और उसके साम्राज्य का सूर्य अस्त हुआ। लक्ष्मीबाई आज भी जिंदा हैं, आत्मसम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में, मातृभूमि को अपना सर्वोच्च बलिदान करने के प्रतीक के रूप में। लक्ष्मीबाई जिंदा हैं हर भारतीय के मन में, हर भारत की बेटी के मन में, जो हर बेटी को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। माँ भारती की ऐसी लाडली के चरणों में मेरा शत शत नमन।